नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 अक्टूबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। रामविलास पासवान के निधन के बाद पीयूष गोयल को मिला खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को दिया गया है। आपको बता दें कि 74 वर्षीय रामविलास पासवान ने कल दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके बेटे और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर अपने पिता के निधन की जानकारी दी थी। राष्ट्रपति भवन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर पीयूष गोयल को मिलने वाले अतिरिक्त प्रभार की जानकारी दी है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाए। रामविलास पासवान के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई नेताओं ने शोक जताया। दक्षिणी बांग्लादेश से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। बांग्लादेश के रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में गैंग वॉर, अब तक 8 लोगों की मौत, हजारों भागे। दक्षिणी बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में आपराधिक हथियारबंद समूहों के बीच गुरुवार को गैंग वॉर हुआ। इसमें अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि घटना के बाद हजारों लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा है। पुलिस और मानवतावादी कार्यकर्ताओं ने इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक दक्षिणी बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में आपराधिक हथियारबंद समूहों के बीच हुए गैंग वॉर ने हजारों लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान 8 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। अधिकारियों ने गोलाबारी, आगजनी और अपहरण की घटनाओं के बाद 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई के चलते इन गुटों में ये झड़प देखने को मिली। जहां यह घटना हुई है वो दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है। इनमें 1 लाख से अधिक लोग रहते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कॉक्स बाजार के पास शहर में तैनात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रफीकुल इस्लाम ने फोन पर बताया कि वहां तनावपूर्ण स्थिति कायम है। उन्होंने बताया कि 2 गुट वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। लालू यादव को मिली जमानत। बिहार चुनाव से ठीक पहले RJD के लिए अच्छी खबर, लालू यादव को मिली जमानत। बिहार चुनाव से ठीक पहले RJD के लिए अच्छी खबर, लालू यादव को मिली जमानत। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू यादव, उनके परिवार और RJD के लिए रांची हाईकोर्ट से अच्छी खबर आई है। RJD अध्यक्ष और चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार मामले में रांची हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लालू यादव को ये जमानत आधी सजा पूरी करने के बाद मिली है। लालू यादव को इसके लिए 2 लाख रुपए फाइन और 50,000 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा। आपको बता दें कि रांची की CBI अदालत ने चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है। अपनी जमानत याचिका में लालू यादव ने कहा था कि उन्होंने इस मामले में अपनी आधी सजा काट ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया था। इससे पहले 11 सितंबर को सुनवाई के दौरान CBI ने जमानत का विरोध किया था। CBI ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि लालू को 4 मामले में सजा सुनाई गई है। सभी मामलों की सजा अलग अलग चल रही है। जब तक संबंधित अदालत सभी सजा एक साथ चलने का आदेश नहीं दे देती, तब तक सजा अलग अलग ही चलेंगी। सभी मामलों में आधी सजा काटने के बाद उन्हें जमानत मिल सकती है। राजस्थान से एक दिल दहला देने वाला अपडेट सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर राजस्थान में पुजारी को जलाया जिंदा। राजस्थान में एक पुजारी को जमीन विवाद में जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर से 177 किलोमीटर दूर करौली जिले का है, जहां पर भूमि विवाद को लेकर लोगों के एक समूह द्वारा हमला करने के बाद पुजारी को जिंदा जला दिया गया, जिसकी बाद में मौत हो गई। पुजारी के पास लगभग 13 बीघा, लगभग 5.2 एकड़ भूमि थी, जो कि जिले के एक गांव में राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की थी। भूमि को मुख्य पुजारी को आय के स्रोत के रूप में दिया गया था। भूमि मंदिर के ट्रस्टों से संबंधित है। आमतौर पर देखभाल करने वाले पुजारियों को उनके इस तथ्य के बदले में दी जाती है कि वे पूजा करते हैं और गांव के मंदिरों में अनुष्ठान करते हैं। ऐसी भूमि को मंदिर भूमि कहा जाता है और यह पुजारियों के लिए आय का एक स्रोत है, जो राजस्थान में गांव के मंदिरों की देखभाल करता है। लेकिन यह भूमि राजस्थान के करौली में विवाद का स्रोत बन गई। गांव के पुजारी बाबूलाल वैष्णव अपनी जमीन के करीब एक भूखंड पर अपने लिए एक घर बनाना चाहते थे, जो एक छोटी सी पहाड़ी से घिरा था। प्रमुख मीना समुदाय के लोगों के एक समूह ने इस पर आपत्ति जताई और जमीन पर अपना दावा किया। विवाद को गांव के बुजुर्गों तक ले जाया गया, जिन्होंने पुजारी के पक्ष में फैसला सुनाया। कोरोना वायरस को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 3.64 करोड़ हुए, मौतें 1060, 860 से अधिक।
दुनिया भर में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 3.64 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि संक्रमण से होने वाली मौतें 1060 से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को दी। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSSE) ने अपने नए अपडेट में खुलासा किया कि शुक्रवार की सुबह तक कुल मामलों की संख्या 36,435,290 हो गई और मृत्यु दर बढ़कर 1060,869 हो गई। CSSE के अनुसार कोविड-19 से अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित देश है। यहाँ संक्रमण के 7,603, 746 और इससे हुई मौतों के 212, 716 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं भारत में कोविड-19 के 6,835, 655 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ देश मामलों की वर्गश्ती से दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में मरने वालों की संख्या 105, 526 हो गई है। CSSE के आंकड़ों के अनुसार अधिक मामलों वाले अन्य शीर्ष 15 देश ब्राजील 5,028, 444, रूस 1,253, 603, कोलंबिया 886, 179, अर्जेंटीना 856, 369, स्पेन 848, 324, पेरू 835, 662, मेक्सिको 804, 488, फ्रांस 711, 704, दक्षिण अफ्रीका 686, 891, ब्रिटेन 564, 502, ईरान 488, 236, चिली 476, 016, इराक 394, 566, बांग्लादेश 374, 592 और इटली 338, 398 हैं। RBI की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। RBI गवर्नर का बड़ा बयान, कहा देश की अर्थव्यवस्था में दिखे सुधार के संकेत, जल्द पॉजिटिव होगी GDP। कोविड-19 और लॉकडाउन ने भारत सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बाद देश में आर्थिक गतिविधियां खुलने लगी हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम दिखने लगा है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ये उम्मीद जताई है कि जनवरी-मार्च 2021 यानी चालू वित्त वर्ष के अंतिम और चौथी तिमाही में GDP ग्रोथ पॉजिटिव में देखने को मिल सकती है। हालांकि RBI गवर्नर ने अनुमान लगाया कि चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 में GDP ग्रोथ 0 से 9.5% नीचे रह सकती है। तीसरे तिमाही से ही GDP ग्रोथ में सुधार देखने को मिल सकता है। RBI ने अपने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में यह अनुमान लगाया है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में GDP ग्रोथ में सुधार बहुत कम देखने को मिल सकता है। MPC ने उम्मीद जताई कि अक्टूबर के बाद GDP ग्रोथ में तेजी देखने को मिलेगा। RBI गवर्नर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दूसरे छमाही के GDP ग्रोथ में कोविड का प्रभाव कम दिखेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी ज्यादा मजबूत। देश भर में बेहतर मॉनसून होने से रिकॉर्ड कृषि उत्पादन होने का अनुमान है। रबी फसल का उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मांग में तेजी देखने को मिलेगा। कृषि के साथ साथ कंज्यूमर और फार्मा सेक्टर में तेज वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। RBI के मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में कोविड-19 से ज्यादा जोर अर्थव्यवस्था के रिवाइवल पर देने का जिक्र किया गया है, जो अच्छा संकेत है। रामविलास पासवान के निधन को लेकर बड़ा अपडेट। कोविंद, मोदी ने पासवान को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधान नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ समेत कई नेताओं ने शुक्रवार को केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के घर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 74 वर्षीय पासवान का गुरुवार देर शाम बीमारी की वजह से निधन हो गया था। 5 दिन पहले ही उनके हृदय का ऑपरेशन किया गया था। श्री कोविंद सुबह करीब 10:30 बजे श्री पासवान के सरकारी आवास 12 जनपद पहुंचे और पार्थिव शरीर पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले श्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री के निवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी थे। श्री मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद श्री पासवान के पुत्र चिराग पासवान और परिवार के अन्य सदस्यों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। ब्रिटेन से कोरोना वायरस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ब्रिटेन में कोरोना का कहर, 3 यूनिवर्सिटी के 1800 से ज्यादा छात्र और स्टाफ पाए गए पॉजिटिव। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का कहर देखने को मिला है। ब्रिटेन के 3 विश्वविद्यालयों में कम से कम 1853 छात्र और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह जानकारी खुद संस्थानों ने दी है। एक ब्रिटिश न्यूज मीडिया ने बताया कि न्यूकैसल यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि इस सप्ताह 1003 छात्रों और 12 स्टाफ सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की गई, जबकि 2 अक्टूबर को यहां 94 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। न्यूकैसल यूनिवर्सिटी ने आगे कहा कि सामाजिक और आवासीय सेटिंग्स में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि कैंपस में सभी तरह की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने आगे कहा कि जो छात्र आइसोलेशन या क्वारंटाइन में हैं, वे हेल्थ पैकेज के हकदार हैं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य सहायता, खाद्य वाउचर तक पहुंच और कपड़े धोने में मदद शामिल है। इसके बाद नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय ने 619 नए मामले दर्ज किए। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक विश्वविद्यालय ने आगे कहा कि यह व्यापक प्रयासों को जारी रखने के लिए अपने स्वयं के अलग-थलग छात्रों या स्टाफ और छात्रों के संघ द्वारा वितरित खाद्य कंसीयज सेवाओं या खाद्य पार्सल के लिए सहायता प्रदान करने के लिए
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यूकैसल और नॉर्थम्ब्रिया दोनों ने ऑनलाइन शिक्षा का रुख कर लिया है। इस बीच डरहम विश्वविद्यालय ने पिछले सप्ताह छात्रों में 219 नए मामलों की पुष्टि की। इसके 17 कॉलेजों में से 2 में रहने वाले छात्रों को परिसर में बने रहने और अगले 7 दिनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए कहा गया है। म्यूचुअल फंड को लेकर बड़ा अपडेट। म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए सेबी ने उठाया कदम, जानिए कैसे कम होगा रिस्क। सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों को रिस्क से बचाने के लिए लेबलिंग का तरीका बदला है। म्यूचुअल फंड में जोखिम को बताने वाले रिस्कोमीटर में इसने अब एक नई कैटेगरी जोड़ी है। यह नई कैटेगरी वेरी हाई रिस्क के तौर पर जानी जाएगी। अब तक इसमें 4 कैटेगरी थी, लो टू मॉडरेट, मॉडरेटली हाई और हाई, लेकिन अब एक और रिस्क कैटेगरी होगी। क्या है रिस्कोमीटर? रिस्कोमीटर एक तरह का चार्ट होता है जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट से जुड़े जोखिम को दिखाता है। वैसे म्यूचुअल फंड के रिस्क को हम कई पैमाने से जान सकते हैं। इनमें मार्केट कैपिटलाइजेशन, वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी जैसे पैमाने शामिल हैं। इसके अलावा डेट स्कीमों के लिए जोखिम, क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी हैं। सेबी ने रिस्क दिखाने के लिए शुरू हुए पैमाने को 1 जनवरी 2021 से लागू करने को कहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम चाहे तो अपनी मर्जी से इससे पहले से ही इसे लागू कर सकते हैं। आरबीआई की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट। आम आदमी के हित में आरबीआई का बड़ा फैसला। दिसंबर से 24 घंटे कर सकेंगे पैसों की जुड़ी आरटीजीएस सर्विस का इस्तेमाल। दिसंबर महीने से आपको बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए बैंक खुलने और बंद होने का इंतजार नहीं करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस को 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का ऐलान किया है। पॉलिसी के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि फंड ट्रांसफर की आरटीजीएस प्रणाली दिसंबर से 24 घंटे उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि आरटीजीएस के तहत न्यूनतम ट्रांसफर अमाउंट 2 लाख रुपये है। आरबीआई ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी सुविधा को पिछले साल से 24 घंटे के लिए शुरू कर दिया था। जानिए क्या है आरटीजीएस। अगर आप पैसे का लेन देन करते हैं तो सबसे तेज तरीका आरटीजीएस होता है। वैसे तो बहुत तरीके हैं पैसे किसी और को भेजने के, जैसे कि एनईएफटी, इम्स आदि। आप इन तरीकों से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं और एनईएफटी में आपके पैसे रियल टाइम में ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, मगर आरटीजीएस में पैसे रियल टाइम में ट्रांसफर हो जाते हैं। आइए जानते आरटीजीएस के बारे में। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।